अब हम देखेंगे बंग बंग विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन के अंदर उदारवादी और जो गर्मपंथी है उन दोनों के द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरीके से चलाया गया था। इसके अलावा हम देखेंगे जो स्वदेशी आंदोलन है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रवादियों ने बंगाल के विभाजन को एक क्या किया, प्रशासनिक उपाय के रूप में नहीं लेकर के इसे क्या किया, भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके चुनौती के रूप में समझा था। उन्होंने इससे बंगाल को क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बांटने का क्या माना था, प्रयास माना था, क्योंकि धर्म के आधार पर ही पूर्वी बंगाल को जो मुसलमानों के लिए और पश्चिमी को हिंदुओं के लिए इस आधार पर उन्होंने बांट लिया। तो उन्होंने ये समझा राष्ट्रवादियों ने कि इस प्रकार बंगाल में सरकार क्या चाहती है, राष्ट्रवाद को कमज़ोर और नष्ट करने का प्रयास करना चाहती है, जिससे क्या होगा, बंगाली भाषा और संस्कृति उसको भी ज़बरदस्त धक्का लगेगा, है ना। वो जो सरकारी जो तर्क था कि प्रशासन में कुशलता लाने के लिए इसका विभाजन किया गया, तो इससे राष्ट्रवादी बिल्कुल ही सहमत नहीं थे और इस विभाजन के खिलाफ बंगाल में जो विरोध है बहुत ही तीव्र रूप से आया और एक बहुत ही संवेदनशील और साहसी जो जनता है उसकी भावनाओं को क्या हुई थी, चोट पहुंचाई थी। तो इसको लेकर के ये बंगाल के अंदर ये विस्तृत पैमाने पर आंदोलन चला। इसका हम प्रचार देखेंगे किस तरीके से ये बंग बंग विरोधी आंदोलन चला गया, नरमपंथी और जो गर्मपंथी दोनों का इसमें किस तरीके का योगदान रहा, इस आंदोलन के समान किस तरीके के कार्यक्रम रहे और कौन से प्रमुख नेताओं ने इसमें भाग लिया, क्या इसकी प्रमुख घटना है, इन सारे के ऊपर विवेचन करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। अब पढ़ते हैं इसमें विस्तार से। तो बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस दिन संपूर्ण देश के अंदर क्या किया, या कह सकते हैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, यानी संपूर्ण देश के अंदर तो इस समय नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस समय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इस आंदोलन को यानी बंग बंग विरोधी आंदोलन, इसी को हम स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन के नाम से ही जानते। ये संपूर्ण आंदोलन बंगाल के पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ था, न कि आंदोलन के किसी एक और भाग के रूप में। प्रारंभ के अंदर इसके कुछ नेताओं की, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी थे। हालांकि बाद में चल करके इसका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके हाथ में आ जाएगा, लेकिन इस आंदोलन के अंदर नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों का ही सम्मिलित रूप से एक दूसरे का उन्होंने सहयोग किया था। तो ये आंदोलन 7 अगस्त 1915 को क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इस दिन कलकत्ता के जो टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक विशाल क्या किया था, जनसभा का आयोजन किया गया था। यानी इस जनसभा के बाद में यहाँ पर लोगों ने क्या किया, बहुत ही बड़ा क्या किया था, यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और इस सभा में बंग बंग के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार बंग बंग के विरुद्ध तब तक आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया जब तक कि बंग बंग योजना क्या होती, रद्द नहीं हो जाती। तब तक अंतिम समय तक इसका क्या किया गया, आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इस कारण इस सभा के जो बाद में जो प्रतिनिधि है वो आंदोलन को फैलाने के लिए पूरे जो प्रांत यानी पूरे बंगाल प्रांत के अंदर फैल गए थे। अब जो नेक्स्ट घटना होती है वो होती है 28 सितंबर 1905 को, और वो घटना होती है कलकत्ता का जो प्रसिद्ध काली घाट मंदिर है। इस घाट पर 50,000 से अधिक क्या होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं और विराट पूजा के बाद तो मंदिर के पुरोहित ने आह्वान किया। इस आह्वान को आप समझ लीजिए किस तरीके की बातें ये लोग कहना चाहते थे। सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करो, संकीर्णता यानी ओछी विचारधाराएं उसे छोड़ दो, सारे धार्मिक जो मतभेद उसे भुला दो और जो कटुता है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, शत्रुता है और स्वार्थ पड़ता है, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो और उसके कष्टों को दूर करने में अपना जीवन लगा दो, क्योंकि अगर मातृभूमि के कष्ट दूर होंगे तो हमारे भी कष्ट दूर होंगे। अगर मातृभूमि ही संकट में रहेगी तो हम संवेय संकट से बच नहीं सकते। इस कारण इस तरीके की बात यहाँ कह करके लोगों को संगठित होकर के, यानी इसका मूल मंत्र यही था कि एकता में ही शक्ति है। अगर एक रहेंगे हम सभी तब क्या होगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे, यानी हमारी आवाज़ को कोई सुनेगा और इस तरीके की फिर कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अगर हम एक नहीं रहे तो आगे आने वाले में समय में इससे भी ज़्यादा भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। मंदिर में एकत्रित लोगों ने जहाँ तक हो सके स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने की प्रेरणा ली, यानी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ यही था विदेशी सरकार को इस समय चोट किस तरीके से पहुँचाई जाए। तो सबसे प्रमुख हथियार यही था कि विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार करना।
तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी सरकार नहीं मानी थी और सरकार ने इस विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 में क्या कर दिया, लागू कर दिया। ये डेट महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखना। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को, और जो किया कब था, जो 19 जुलाई 1905 को इसका घोषणा की थी। इस दिन पूरे बंगाल के अंदर क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन लोगों ने, यानी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने क्या की थी, शोक दिवस, संपूर्ण बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाने की घोषणा की। और लोगों ने इस दिन क्या रखा, उपवास रखा। और कलकत्ता में इस दिन क्या रखी गई, हड़ताल हुई थी। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को किस रूप में, राखी दिवस के रूप में मनाने का क्या किया था, आह्वान किया था। तो इस दिन जो संपूर्ण बंगाल है, उस बंगाल के अंदर इसको नए उत्सव की, यानी जो रक्षा सूत्र, इस उत्सव के रूप में मनाया गया था। और इसका जो नया ढंग है, उस ढंग से क्या किया था, उपयोग किया गया था। और यहाँ पर बंगाल और बंगाल के जो दो टुकड़ों की अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू और मुसलमानों ने क्या किया था, एक दूसरे में, यानी एकता के प्रतीक रूप में लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर क्या बांधी थी, राखियां बांधी थी, राखियों को सजाया था। किसके रूप में, बंगाल और बंगालियों को जो दो टुकड़ों में बांटना था, उसके प्रति जो अटूट जो एकता, उसके प्रतीक के रूप में लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों के ऊपर यानी कलाइयों पर इसे बांधा था। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाते हुए क्या निकाली, प्रभात फेरियां निकाली। यानी जो ये वंदे मातरम है, ये क्या हुआ था, ये कलकत्ता की सड़कों पर इसकी आवाज़ ही गूंजा करती, यानी कलकत्ता की जो सड़कें हैं वो वंदे मातरम की आवाज़ से गूंज उठी। और ये गीत रातों रात बंगाल का क्या बन गया, राष्ट्रीय गान बन गया। और बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का भी क्या बनेगा, राष्ट्र गान बनेगा। लोग नंगे पैर गंगा में क्या करने पहुंचे, स्नान करने के लिए पहुंचे, यानी नंगे पैर पैदल चलकर लोग गंगा के अंदर स्नान करने के लिए गए। और जो रविंद्रनाथ का जो गीत है आमार सोनार बंगला, वो भी क्या हुआ, सड़कों पर बहुत ही उल्लास के साथ में गाया जाने लगा। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की क्या की थी, एक सभा का संबोधित किया था, जिसके अंदर क्या था, लोगों के अंदर जो बंगाल की जो अटूट एकता है उसको जतलाने के लिए जो फेडरेशन हॉल है, उसमें इसकी क्या रखी गई, बुनियाद रखी गई थी। तो बहुत ही ये बड़ा प्रदर्शन था, जब बड़ी संख्या के अंदर इतने सारे लोग इसके अंदर एक साथ एकत्रित हुए थे। जुलूस के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर, उनका गीत जो आमार सोनार बंगला बड़े ही जोश के साथ में गाया जाता था। यहीं इसी समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लाख चलो रे का नारा दिया था। और बाद में यही गीत बंगाल का क्या बना, राष्ट्रीय गीत, यानी बांग्लादेश का, सॉरी बंगाल का नहीं, बांग्लादेश का। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में अलग हो गया था, यानी मुक्ति संग्राम के बाद, तब बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इस तरीके से इस आंदोलन के दौरान अब हम इसका दूसरा पक्ष देखेंगे, क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसी से संबंधित। तो इस आंदोलन के दौरान बंगाल के जो नेताओं को लगा कि यानी अब तो क्या होगा, प्रारंभ में इस सभाओं को करेंगे, और फिर जब उन्हें लगा कि प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाएं और जो प्रस्ताव है उनसे सरकारों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसके लिए और भी सकारात्मक उपाय करने चाहिए, जिससे जनता की भावना में क्या है, तीव्रता को अच्छी तरीके से, जनता की जो भावना उसकी तीव्रता का अच्छी तरीके से क्या हो, पता चलो। इसी के लिए लेकर आए थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। इसके लिए जो पूरा बंगाल है उसमें जो स्वदेशी मतलब खुद का राज्य, यानी भारतीय वस्तुओं का क्या करना था, उपयोग, और ब्रिटिश वस्तुओं के जो बहिष्कार है, इसके लिए लोगों को क्या दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी। तो इस शपथ को हम किस रूप में देखेंगे, इसको आगे देखेंगे। तो आंदोलनकारियों ने बंगाल के गांवों और शहरों में इसके लिए सभाएं आयोजित करके बंग की योजना का विरोध किया। इसके लिए अलग अलग प्रतिनिधियों, पूर्व में आपको बताया जा चुका है, इसके लिए भेजे गए थे। तो वहाँ पर इसका क्या किया गया, विरोध किया गया, और लोगों ने क्या किया, बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। बहिष्कार में क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। किस तरीके से किया वो अब देखेंगे। मोचियों और धोबियों ने विदेशी माल का बहिष्कार का मार्ग उपाया। किस तरीके से, मेमन सिंह और फरीदपुर के मोचियों ने अंग्रेजों के जूतों की मरम्मत नहीं करने का फैसला किया, जबकि धोबियों ने विदेशी कपड़ों को क्या कर लिया, धोने से इनकार। वैसे ही 22 साल के अंदर जो उड़िया रसोइया हैं, उन्होंने भी सभा करके घोषणा की कि वे विदेशी माल का उपयोग करने वाले मालिकों के यहाँ काम नहीं करेंगे। यानी अगर जो मिठाई बनने वाले, उस मिठाई के अंदर क्या था, विदेशी अगर चीनी का जो प्रयोग किया जाता था, तो इस तरीके की जगह पर क्या करेंगे, ये जो रसोई बनाने वाले लोग हैं, यानी उड़िया जो रसोई हैं, वो काम नहीं करेंगे। दूसरी, विद्यार्थियों ने भी इस प्रदर्शन के अंदर भाग लिया। जब
ये आंदोलन, किसी भी आंदोलन को तब तक सफल नहीं कहा जा सकता जब तक युवा लोग यानी छात्र इसमें शामिल नहीं होते। यहाँ छात्रों ने, विद्यार्थियों ने भी इसमें भाग लिया था। तो विद्यार्थियों ने परीक्षा देने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसके लिए जो उत्तर पुस्तिकाएं उन्हें दी जाने वाले थी उनमें प्रयुक्त कागज क्या था, विदेशी था। इसके अलावा विदेशियों ने स्वदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर क्या दिया, धरना दिया। और विद्यार्थियों ने समूह में बाजार में घूम घूम कर लोगों को विदेशी बाजार न खरीदने यानी विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध किया। लोगों के अंदर इन छात्रों ने यानी विद्यार्थियों ने क्या किया था, देश के प्रति राष्ट्रवादी भावना जगाने का कार्य किया था, प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। और अंत में सरकार ने 1911 के अंदर क्या करना पड़ा, इस बंगाल विभाजन को सरकार को नष्ट करना पड़ा। इस समय के जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इसके समय दिल्ली के अंदर दरबार का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो ब्रिटिश सरकार जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी तरफ से इन्होंने क्या किया था, इस विभाजन को रद्द कर दिया। इसके बारे में यानी बहुत ही व्यापक रूप से इसके आंदोलन के अंदर सफलता मिली थी, जिसके अंदर वैसे जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके बारे में एक कथन कहा था कि स्वदेशीवाद जब शक्तिमान था तब उसने पूरे सामाजिक और पारिवारिक जीवन के पूरे ताने बाने को प्रभावित किया। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अगर विवाह में ऐसी विदेशी वस्तुएं उपहार में दी जाती थी जिनके समान वस्तु हमारे देश में बन सकती थी, वो लौटा दी जाए। यानी लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारे देश में ऐसी वस्तुएं बन सकती है तो उन्हें हम प्रयोग में नहीं करेंगे। जो पुरोहित है अक्सर ऐसे विवाह समारोह में क्या करते थे, जो धार्मिक कार्य वो धार्मिक कार्य नहीं करते थे, है ना। तो समाज का जो सभी वर्ग है उन वर्ग ने इसमें तन मन धन से क्या किया था, समर्थन। यानी लोगों ने जहाँ तक हो सका तब तक ऐसी चीज़ें नहीं ली। जैसे पुरोहित लोग भी विदेशी जो वस्तु उनमें अगर भेंट में देते थे उन्हें लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके अलावा जिन उत्सव में विदेशी नमक या विदेशी चीनी का प्रयोग किया जाता था उनमें भाग लेने वाले मेहमान होते थे वो इनसे क्या कर देते, इनकार कर देते। यानी जो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या था, आत्मनिर्भरता का आंदोलन चलाया गया। तो अब तक तो ये हमने देखे जो उदारवादी लोगों के। अब हम देखेंगे जो इस आंदोलन से गर्मपंथी जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ था, वो कैसे हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। तो उग्रवादी जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं इसके अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस के जो नरमपंथी और गर्मपंथियों ने 1905 से 1907 के बीच में क्या हो गया, मतभेद होने लगा था। तो इसमें देखो, गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रख करके देश के अन्य भागों तक पहुंचाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को क्या होता था, यहाँ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी इनमें जो मुख्य मतभेद यही था कि उदारवादियों का जो नेतृत्व है उसमें आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला था। दूसरा, उदारवादियों के जो संवैधानिक रुख है उससे भी उग्रवादी क्या थे, सहमत नहीं थे। तीसरा, जो सरकार ने अभियान को असफल बनाने के लिए क्या कर दिया, कार्यकर्ताओं का दमन करना प्रारंभ कर दिया, जिसके तहत उन्होंने विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया, वंदे मातरम गीत गाने पर रोक लगा दिया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इन सभी बातों को लेकर के जो उग्रवादी लोग थे यानी जो उग्र विचारधारा वाले लोग थे उन्होंने जो सुनियोजित कार्यक्रम प्रारंभ किया, यानी जो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा है और स्वशासन जैसे विषयों को इन्होंने क्या किया था, आगे लाना प्रारंभ किया था। यानी 1906 के कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में पद को लेकर के क्या हुआ था, अध्यक्ष पद को लेकर के जो गर्मपंथी और नरमपंथी इन दोनों के बीच में क्या हो गया था, विरोध हो गया था। यानी गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसी कारण हालांकि उस समय के लिए जो बीच का इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया गया, और उस समय आंदोलन के जो व्योवर्ध कांग्रेस के नेता थे, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष चुन लिया। तो उस समय के लिए ये विवाद तो समाप्त हो गया। लेकिन गर्मपंथियों के प्रयासों से कांग्रेस ने 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन, इसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित क्या किए थे, 4 प्रस्ताव इसके अंदर क्या किए थे, पारित करवा लिए थे। यानी इस आंदोलन को क्या किया था, एक महत्वपूर्ण रूप देने का प्रयास यहाँ पर उग्रवादियों के प्रयासों से किया गया, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना, उसके लिए समितियाँ बनाना, विदेशी वस्तुओं की जो दुकान है उनके आगे धरना देना, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो विभिन्न संस्थाएं उनकी क्या करना, स्थापना करना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन, उसके जैसे कलकत्ता में नेशनल कॉलेज स्थापित की गई, जिसके अरविंद घोष क्या बने, जिसके अध्यक्ष बने। इन सभी के बारे में हम जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से इसमें जो शिक्षण संस्थाएं आदि की स्थापना की गई और लोगों ने जो स्वशासन है वो प्राप्त करने का इसमें क्या किया गया था, प्रयास किया गया। तो इन सभी बातों को हम अध्ययन करेंगे। तो
इस टॉपिक के अंदर आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो स्वदेशी आंदोलन के ऊपर रहेगा। इसमें हम विस्तृत रूप से इसके ऊपर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।